आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री बुक भारत था और समकालीन विश्व इतिहास इसका चैप्टर 1 उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नंबर 1 है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। क ज्यूसेपी मेत्सनी, ख काउंट कैमिलो दे कावूर, ग यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, घ फ्रैंकफर्ट संसद, अंगा राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की भूमिका। तो इसका क करते हैं ज्यूसेपी मेत्सनी। ज्यूसेपी मेत्सनी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन जो राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करते थे उसका सदस्य बना। साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। उसके बाद उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार वाले युवा थे। उनके अनुसार मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई राष्ट्र है। वह इसे ईश्वर की मर्जी कहता था। वह नहीं चाहता था कि इटली छोटे राज्यों और पैबंदों की तरह रहे। वह इटली के छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर इटली को एकीकृत गणतंत्र बनाना चाहता था। इसी मॉडल पर पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस में गुप्त संगठन कायम हुए। मेत्सनी ने राजतंत्र का जमकर विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की स्थापना के अपने स्वप्न से रूढ़िवादियों को हरा दिया। उसने इटली को एकीकृत गणराज्य बनाने के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम पेश करने की कोशिश की। ख है काउंट कैमिलो दे कावूर। काउंट कैमिलो दे कावूर सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था। वह न तो क्रांतिकारी थे और न ही डेमोक्रेट। वह इतालवी वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित वर्ग की तरह कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। वह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था। उसने इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। उसने सार्डिनिया पीडमोंट की फ्रांस से संधि करवाई, जिससे 1859 में हुए सार्डिनिया पीडमोंट ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में कामयाब हुआ। इटली के एकीकरण की वजह से उसने सार्डिनिया पीडमोंट के साथ लगे दक्षिण राज्य की ये 2 सिसिलियों को फतह करने के लिए गैरीबाल्डी को प्रेरित किया। अब ग है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना ने पूरे यूरोप के मिश्रित वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार कर दिया। यूनान 15वीं सदी के ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय से यूनानियों में भी आजादी का संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष 1821 में शुरू हो गया। यूनान के क्रांतिकारियों को पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में कवियों और कलाकारों ने भी अपना संपूर्ण योगदान दिया और यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। एक अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने यूनानी संघर्ष के लिए न केवल धन इकट्ठा किया बल्कि युद्ध लड़ने भी गए। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनी की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। घ है फ्रैंकफर्ट संसद। 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के राष्ट्रों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तेजी से शुरू हो गए। परिणाम स्वरूप जर्मनी में बड़ी संख्या में राजनैतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। परिणाम स्वरूप 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। संसद में महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। इस संसद में जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। इसके लिए सभा के प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को चुना, परंतु विल्हेम चतुर्थ ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया और निर्वाचित सभा का
विरोध किया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक होने के कारण उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया। संसद में दो पक्ष बन गए, एक निर्वाचित सभा के विरोधी थे तो दूसरे पक्ष में थे, एक मजदूरों के अधिकारों के पक्ष में था तो दूसरा विरोध में। अंत में यह विरोध इतना बढ़ गया कि असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई और स्थिति पर काबू पाने के लिए सैनिकों को बुलाया गया। अब है अंग राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। महिलाओं ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में राष्ट्रवादी संघर्षों में अपना योगदान दिया। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया और राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया, अर्थात नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, जिससे राष्ट्रवादी संघर्षों को बल मिला। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। 19वीं सदी में राष्ट्र के नारी रूपकों को कई नाम भी दिए गए। फ्रांस में इसे ईसाई नाम मारियान दिया गया और जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गए, जो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। लेकिन महिलाओं में असंतोष था कि राष्ट्रवादी संघर्ष में सक्रिय योगदान के बाद भी उन्हें इसका श्रेय हासिल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? चलिए इसको करते हैं। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित थे। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का प्रसार किया गया। फ्रांस का नया राष्ट्रध्वज, नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसका चुनाव नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। नई स्तुतियां रची गयी, शपथें ली गयी, शहीदों का गुणगान किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार मापने के लिए एक समान व्यवस्था लागू की गई। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मारियान और जार्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो चलिए इसको करते हैं। फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय तथा गणतंत्र जैसे विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। फ्रांस में इसी नारी रूपक को मारियान नाम दिया गया और जर्मनी में जार्मेनिया नाम दिया गया। इनके चिन्ह स्वतंत्रता, गणतंत्र और वीरता के थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। चलिए इसको करते हैं। 1848 में जर्मन में उदारवादी जो राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थे, उन्होंने जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। लेकिन फौज की ताकतों ने उदारवादियों की यह कोशिश दबा दी। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को युद्धों में हराया। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विल्हेम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? चलिए इसको करते हैं। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने अग्रलिखित बदलाव किए। उसने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को दोबारा लागू किया। उसने जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बताया। उसने 1804 में एक नागरिक संहिता तैयार की, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया।
उसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से आजादी दिलाई। व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारी संघों के नियंत्रण को हटाया, यातायात और संचार सुविधा में सुधार किया, एक समान मानक भार और नाप को पूरे राष्ट्र में लागू किया, एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू किया जिससे व्यापारियों को पूंजी के आवागमन में आसानी होने लगी। अब है चर्चा करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो चलिए इसको करते हैं। सन 1848 में मध्य वर्ग के लिए उदारवादी का अर्थ था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। 1848 में यूरोप अनेक देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। तब उनके समांतर उदारवादियों द्वारा एक क्रांति हो रही थी। 1848 में उदारवादियों की क्रांति का अर्थ राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्रांति माना जाता है। उन्होंने 1848 की क्रांति में एक राष्ट्र राज्य की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की आजादी आदि सिद्धांतों पर आधारित था। उदारवादियों द्वारा इस क्रांति के दौरान निम्नलिखित विचारों को बढ़ावा दिया गया। राजनैतिक विचार। राजनैतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासन के खिलाफ था। उन्होंने पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति पर बल दिया। उदारवादियों ने संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। उनके अनुसार मत देने का अधिकार केवल संपत्ति वाले पुरुषों को ही नहीं अपितु महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों को भी होना चाहिए। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी आदि सिद्धांतों का समर्थन किया। सामाजिक विचार। उदारवादियों ने नारीवाद के विचार को बढ़ावा दिया, महिलाओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा दिया, स्त्री पुरुष की सामाजिक समानता के विचारों को बढ़ावा दिया। आर्थिक विचार। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। तो चलिए इसको करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह बात निम्न उदाहरणों से स्पष्ट होती है। भाषा। पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में भाषा ने मुख्य भूमिका अदा की। पोलैंड के रूस के कब्जे वाले हिस्सों में पोलिश भाषा वर्जित थी। जब पादरियों ने रूसी बोलने से इनकार कर दिया तो उन्हें सजा दी गई। इस तरह पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब है लोक संस्कृति। जर्मन दार्शनिक योहना गाटफ्रीड हर्डर का दावा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। उसने लोक संगीत, लोक काव्य व लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रसारित किया। अब है संगीत। कैरोल कुपिर्स्की एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष में अपने ओपेरा और संगीत का गुणगान किया। पोलनेस और माजोर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। तो चलिए इसको करते हैं। 19वीं सदी में राष्ट्र निम्नलिखित तरीकों से विकसित हुए। जर्मनी के विषय में कहा जाता है कि सेना भी राष्ट्र निर्माण कर सकती है। 19वीं सदी के मध्य में मध्यम वर्गीय या उदारवादी जर्मन लोगों ने राष्ट्रवादी भावनाएं काफी व्याप्त थी। इसी के परिणाम स्वरूप 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, परंतु राष्ट्रवादियों की यह पहल सेना द्वारा कुचल दी गई। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। उसने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए
प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान प्रशा की ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस की से तीनों युद्धों में जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वायसराय में हुए समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और नए जर्मनी राज्य में जर्मनी की नई मुद्रा, वैकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था लागू की गई। इंग्लैंड एक जातीय समूह और अंग्रेजों ने अन्य समूहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जिसके कारण ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ। उन्होंने आंग्ल संस्कृति, प्रतीक चिन्हों, यूनियन जैक और राष्ट्रगान का खूब प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? चलिए इसको करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली क्रांतियों, युद्धों और सैन्य अभियानों के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ। उदाहरणार्थ जर्मनी और इटली का एकीकरण। परंतु ब्रिटेन इसके विपरीत था। वहाँ राष्ट्रवाद के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। ब्रिटेन में अंग्रेज, स्कॉटिश, वेल्श जैसे जातीय समूह शामिल थे। उनमें से अंग्रेज धीरे धीरे ताकतवर होते चले गए और उन्होंने दूसरे जातीय समूहों पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने स्कॉटिश लोगों को अपने देश में शामिल कर उन पर प्रभुत्व स्थापित किया। फिर उन्होंने आयरिश लोगों पर नियंत्रण किया और इस तरह ग्रेट ब्रिटेन बिना किसी खून खराबे के उभरे। प्रश्न है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो चलिए इसको करते हैं। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव 19वीं सदी के अंत में पनपा। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया तथा मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव बढ़ने के कारण निम्न हैं। रोमानी राष्ट्रवाद का फैलना। इस क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के उदय में राष्ट्रवादी तनाव को बढ़ा दिया। इस क्षेत्र में काफी भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक भिन्नता थी, अतः प्रत्येक क्षेत्र विशेष के लोग अपने को श्रेष्ठ समझने लगे। अब है ऑटोमन साम्राज्य का विघटन। पहले यह क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। ऑटोमन साम्राज्य में आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए इस क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहा, परंतु एक एक करके ऑटोमन साम्राज्य के अधीन क्षेत्र स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र में लोगों ने राष्ट्रीयता का दान करते हुए आजादी की मांग की। बाल्कन क्षेत्र में साम्राज्यवाद का उदय। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करने लगे और हर एक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक इलाका इकट्ठा करने की होड़ में लग गए। इसी के साथ साथ बड़ी शक्तियों में भी बाल्कन क्षेत्र हथियाने के लिए होड़ लग गई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की प्रत्येक ताकत बाल्कन क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। फलस्वरूप अनेक युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।